व्हाट्सअप, कैसे हो? वेलकम ऑल टू अनदर वीडियो, एक नई फ्रेश वीडियो में जो कि है परिणाम सीरीज की। और आज हम लेके आए हैं बेटा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th का आखिरी वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। जी हाँ, तो आज हम इस पे बात करेंगे, देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स, और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा पढ़ाई का इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होने जा रहा है। जिन्होंने पहले के 4 वीडियो नहीं देखे, यहाँ जाओ, क्लिक करो और वो वीडियोस देखो। बढ़िया तरीके से हमने वीडियोस बना रखी है विद ऑल द क्वेश्चंस, विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। तो देखते हैं बेटा, हमारा आज का पहला टॉपिक जो होने वाला है इलेक्ट्रिकल पावर से। क्या होती है सर इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर? समझो, देखो, जब तुम बाजार में जाते हो ना और तुम बाजार वाले को कहते हो कि भैया भैया एक बल्ब दे दो, 100 वाट का, 50 वाट का, 200 वाट का, तो ये जो तुम वाट बता रहे हो ना बेटा, इसी को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिकल पावर इज। नाउ, अब ये तो हो गया जनरल आइडिया, तुम्हें पता चल गया अच्छा ये जो 100 वाट मैं बोलता हूं ये पावर होती है। लेकिन पावर जनरली होता क्या है? जनरल पावर होता क्या है सर? पावर तो होता है, मैंने पढ़ा था 9th में, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऐसे समझ लो, मान लो तुम्हारी रेस लगा लें, 100 मीटर की रेस लग गई तुम्हारी। किसके साथ? तुम्हारी रेस लग गई हुसैन बोल्ट के साथ। ठीक है, 100 मीटर की, तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट व्यक्ति के साथ तुम, चिंटू दौड़ रहा है। 100 मीटर सबसे पहले कौन पूरा कर लेगा? सर कोई नहीं, सोचने की बात ही नहीं है, चिंटू कर लेगा। अब हट, हुसैन बोल्ट कर लेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हुसैन बोल्ट के पैरों में चिंटू से ज्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि ये 100 मीटर भागने वाला काम वो चिंटू से पहले कर सकता है। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी व्यक्ति जो एक स्पेसिफिक काम जितना जल्दी कर लेगा, उसकी पावर उस काम करने में उतनी बढ़ जाएगी। सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां पर मैं पावर को क्या बोल सकता हूं? पावर को क्या बोल सकता हूं? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, ये बोल सकता हूं। अब तुम सोचो कि तुमने वर्क ये इलेक्ट्रिकल में कहां पढ़ा है? सर हमने शुरुआत में पढ़ा था चार्ज। एक तो आपने फॉर्मूला बताया था कि सर Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE होता है। एक आपने करंट बताया था I इक्वल्स टू Q/T होता है। और एक आपने वोल्टेज बताया था वर्क डन ऑन चार्ज होता है। सर वर्क डन वोल्टेज में आता था। कोई बात नहीं, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को लेके, क्या मैं वर्क डन को वोल्टेज टाइम्स चार्ज लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। तो बेटा इसको यहां पर रख दो, तो आपका पावर क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा वर्क की जगह VQ, तो VQ बाय T हो गया बेटा। अब ध्यान से देखो, तुम इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, इसको Q/T, ये क्या होता है? ये तो करंट होता है। इसका मतलब आप चाहो तो पावर को V इंटू I ये भी बोल सकते हो। सर इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है? बेटा ये जनरल पावर का कॉन्सेप्ट है, ये किसी के लिए भी लगेगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए, देखो ना, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आ गई, वोल्टेज एंड करंट। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसी को बेटा इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। इसकी एक डेफिनेशन भी है हमारे पास। वो डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये रेट ऑफ फ्लो, कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, वही इलेक्ट्रिकल पावर होता है बेटा। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर। आइए देखते हैं इसके कुछ सिंबल्स। तो बेटा सिंबल क्या है पावर का? बेटा कैपिटल P बना दो, ये पावर का सिंबल है। इसकी यूनिट होती है बेटा वाट, याद रखना वाट। पावर की यूनिट में आप कोई सेकेंड, घंटा ये सब नहीं लगाते, याद रखना, बच्चे गलत कर देते हैं। पावर की एक ही यूनिट है विच इज वॉट। कुछ जगहों पे वोल्ट एम्पियर भी चल जाती है, लेकिन आप वाट लेके चलो, वाट इज द फेमस यूनिट फॉर यू गाइस। आगे बढ़ते हैं। मीटर, बेटा जो मीटर वाट को नाप ले वो बन जाता है वाट मीटर। वेरी नाइस। सर हमारे घर में जो बाहर मीटर लगे हैं वो वाट मीटर ही हैं क्या? सोचो और कमेंट करके बताना कि क्या है, क्या वो वाट मीटर है? देखते हैं कौन बता पाता है। आगे आ जाओ। अब यहां देखो 1 HP। सर ये HP क्या है? HP का मतलब होता है बेटा
हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत है। हमने देखा हो ना इंजन, कितने हॉर्स पावर का इंजन है। तो अब क्या होता है बेटा, हमको पता चल गया कि पावर हमको ये बताता है कि कितनी एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताता है, कितनी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा पावर होगी, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजन की क्षमता हम पावर से निकालते हैं। अब 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो हमने एक फिक्स कर लिया, हमने फिक्स कर लिया कि 1 हॉर्स पावर जो है ना वो 746 वाट के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इससे क्या हो गया, अब भैया हमको पता चल गया कि भैया अगर मेरे पास एक इंजन है जो ऑलमोस्ट 750 वाट का है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा 750 वाट नहीं बोलूंगा, बोलूंगा 1 एचपी का, 2 एचपी का, 3 एचपी का, 4 एचपी का, इतने हॉर्स पावर। तो ये कभी कभार सीबीएसई पूछ लेता है, तो आपको ये फिजिकल को मतलब ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सो बेटा ये होता है इलेक्ट्रिकल पावर, यानी वोल्टेज इनटू करंट। अब सुनो, मैं इस इलेक्ट्रिकल पावर के ये आगे जाके क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इस इलेक्ट्रिकल पावर के कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। ये एक मेन फॉर्मूला तो हो गया, मेन फॉर्मूला क्या हो गया सर, ये रहा, पावर इज, ये मेन फॉर्मूला हो गया हमारे पास। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस मेन फॉर्मूले को ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बेटा। इस फॉर्मूले को अगर मैं चाहूं और यहां पर ओम्स लॉ लगा दूं, ओम्स लॉ इसी फॉर्मूले में 2 बार लगाऊंगा, ध्यान से देखना। ओम्स लॉ बेटा, ओम्स लॉ मुझे बताता है कि V बराबर होता है आई आर के। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो मैं अगर इस फॉर्मूले में V की जगह, मैं अगर इस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, क्या है V इंटू आई, ये फॉर्मूला है। अगर मैं V की जगह चाहूं तो आई आर लिख सकता हूं। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आई आर पावर की जगह, और पावर बन जाएगा आई आर इंटू में आई। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा पावर इज आई स्क्वायर आर। बेटा ये एक नया फॉर्मूला आया, एक फॉर्मूला आपके पास ये है, मतलब एक ये है, दूसरा आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से अगर मैं ओम्स लॉ को फिर से लगाऊं, मुझे पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I हो जाता है V बाय आर। अब ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, पावर इक्वल्स टू V इंटू में I, मैं चाहूं तो इस I की जगह V बाय आर लगा सकता हूं। तो अगर मैं इसकी जगह V बाय आर लगा दूं तो I की जगह मैं V बाय आर लिख सकता हूं, और बाकी सब तो एज इट इज रहेगा ही, ये एज इट इज रहेगा ही। तो ये फॉर्मूला फाइनली बेटा बन जाएगा पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बटे आर। तो आपको ये 2 फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं पावर के। सर ये 2 फॉर्मूले मैं कब यूज करूं, कहीं भी यूज कर लूं। देखो सुनो, टेक्निकली आप इसको लगाना आना चाहिए, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा। बट अच्छा रहेगा कि आप एक नियम याद रखो कि ये जो फॉर्मूला है ना, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर, ये हम वहां लगाते हैं जहां पर वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो वोल्टेज कांस्टेंट कहां होती है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है हमेशा पैरेलल सर्किट में। तो इसको यूज करते हैं इन पैरेलल सर्किट। सर मैं इसको सीरीज में यूज नहीं कर सकता, करने को कर सकते हो, जुगाड़ से कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं इसको यूज करने का, ठीक है ना। इसको यूज करोगे और दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए इसको पैरेलल में यूज करो। उसी तरह पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर कहां यूज कर सकते हो बेटा, ये वहां यूज कर सकते हो जहां पे करंट कांस्टेंट होता है। करंट कहां कांस्टेंट होता है, सीरीज में। तो ये यूज होता है सीरीज सर्किट में। सो दैट इज हाउ यू डू इट। ये हो गया आपका पूरा का पूरा पावर में आपकी बढ़िया से थीसिस, ठीक है ना। सो दिस इज पावर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेट पावर की बात करते हैं। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है नेट पावर? नेट पावर मतलब टोटल पावर। ये देखा गया है कि पावर इज एडिटिव इन एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, चाहे सीरीज हो, पैरेलल हो या सीरीज पैरेलल। इसका मतलब ये कि भैया आपके पास एक सीरीज नेटवर्क आ गया, ठीक, एक आपके पास पैरेलल नेटवर्क आ गया। आपसे बोलेगा भाई टोटल पावर बताओ, तो टोटल पावर निकालने का सीरीज पैरेलल का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं, सबको ऐड कर दो। एग्जांपल के लिए मान लो ये आपको चाहे ऐसा दे दिया हो और आपको चाहे ऐसा दे दिया हो, पैरेलल में दे दिया हो,
ठीक है, मान लो ये है 10 वाट, ये है 12 वाट, सॉरी 2 वाट मान लो इसको, ठीक है, और ये है 10 वाट, ये है 4 वाट, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि भैया टोटल पावर बताओ, तो टोटल पावर सिंपल ऐड कर दो, सिंपल ऐड कर दो भाई, इनको कुछ नहीं करना, इसको ऐड करोगे तो टोटल पावर पी नेट हो जाएगी 12 वाट और इसकी पी नेट कितनी आ जाएगी 14 वाट, ठीक है। टोटल पावर हम सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, एट द सेम वोल्टेज द पावर डिसिपेटेड बाय पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर इज मोर देन द सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर। मतलब अगर सर्किट सेम है, मतलब अगर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज अगर सेम है, ठीक है, वोल्टेज भी सेम है और रजिस्टर भी सेम है, और आपने 2 रजिस्टर को सीरीज और 2 को पैरेलल में लगा दिया, तो पैरेलल सर्किट में पावर ज्यादा डिसिपेट होगी। जी हाँ, पैरेलल सर्किट में पावर ज्यादा डिसिपेट होगी, और वो देखो एग्जांपल में दिख भी रहा है, इसमें पावर 12 आ रही है तो इसमें 14 आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसी के बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इससे आपको मजा आएगा, ठीक है। देखो हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि 2 रजिस्टर 4 ओम और 6 ओम, इन दोनों को बेटा 10 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाया, एक बार सीरीज एक बार पैरेलल। आपसे पूछ रहा है पावर डिसिपेशन बता दो इन दोनों में कितना कितना होगा, मतलब कितना पावर खर्च हो गया दोनों में। आइए एक एक करके इसको करते हैं। सबसे पहले करते हैं बेटा सीरीज कनेक्शन का, तो आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा बेटा 4 ओम और ये रहा बेटा 6 ओम, इसको मैंने सीरीज में लगा दिया है एक बैटरी जो कि V वोल्ट की है। दिस इज V वोल्ट बैटरी, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 6 ओम, ठीक है बेटा। आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इन दोनों में पावर ड्रॉप बता दो, यहां कितना पावर आएगा और यहां इसमें कितना पावर आएगा। अब इसको निकालते हैं। अब हमारे पास पावर के कितने फॉर्मूले हैं, पावर लिख लो सर। एक फॉर्मूला पावर इज I स्क्वायर R, एक फॉर्मूला है सर V स्क्वायर बाय R, और एक सिंगल फॉर्मूला पावर इज V इंटू में I, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे को देखो गिवन क्या है, अभी मेरे को सिर्फ ये गिवन, ठीक है, और वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। तो मुझे अभी वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो इसको लगाना तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसको लगा सकता हूं, वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, इसको शायद मैं लगा सकता हूं, तो क्यों ना मैं इसको लगाऊं। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ी है कॉन्सेप्ट की। क्या सर, आपने तो बताया था ये फॉर्मूला तो वहां लगता है जहां वोल्टेज कांस्टेंट होती है। वोल्टेज सीरीज में कभी कांस्टेंट होती है? नहीं होती। और ये फॉर्मूला मैं यहां पता कब लगा सकता हूं, जब मुझे ये रजिस्टर यानी ये रजिस्टर और इसमें खर्च होने वाला वोल्टेज पता हो। मुझे नहीं पता ना 10 में से कितना वोल्ट यहां गिर रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता। यहां हम लगाएंगे वो फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था कि आप इनमें से वो फॉर्मूला लगाओ जहां पर करंट कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला। क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है, तो मैं आपको इससे करके दिखाऊंगा। टेंशन मतलब मैं आपको इससे भी करके दिखाऊंगा कि इससे फिर कैसे लगाते हैं। पहले इससे समझो बेसिक तरीके से। तो पहला फॉर्मूला है पावर इज I स्क्वायर R। तो जाहिर सी बात है मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है 2 रजिस्टर। क्या ये बात जाहिर नहीं है कि दोनों सीरीज में है? सीरीज में तो R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो निकाल लो। R इक्विवेलेंट सिंपल आ जाएगा 6 ओम प्लस 4 ओम। इसको बेटा सॉल्व करो, 6 ओम प्लस 4 ओम को आप सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 10 ओम, ठीक है। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10 ओम। तो ये आंसर आया आपके पास 10 ओम। तो अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास R आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। बेटा वोल्टेज आपको पता है 10 वोल्ट, तो आप अप्लाई करो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR होता है। बेटा V ये रहा, I पता नहीं, R कितना है, R है 10, तो ये 10 आ गया। तो बेटा I कितना आ गया, I आ गया सर 1 एम्पियर। मतलब आपको पता है कि इसमें 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा होगा। तो 1 एम्पियर के हिसाब से आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे पता है कि यहाँ कितना करंट दौड़ रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, ऐसे 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 और ऐसे, 1-1 एम्पियर का करंट पूरे में दौड़ रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे इंडिविजुअल पावर निकालनी है, तो यहाँ मैं इंडिविजुअल पावर का ये फॉर्मूला लगा दूंगा। आइए तो निकालते हैं। पावर इन 4 ओम, ये कैसे करेंगे बेटा, बड़ा सिंपल है। देखो
यहाँ पे कितना, पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो पावर कैसे आया, आई कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू आर कितना है बेटा 4, तो आंसर आया 4 वाट। सिमिलरली अगर मुझे पावर निकालनी है 6 में, पावर निकालनी है अगले में 6 ओम वाले में, तो इसको कैसे निकालूंगा, तो पावर इन 6 ओम बेटा सेम फॉर्मूला, पावर इज आई स्क्वायर आर, बेटा आई है 1 का स्क्वायर, आर है बेटा 6, तो आंसर आया 6 वाट। तो ये मेरे आंसर हो गए बेटा 4 वाट और 6 वाट। सो दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे टोटल पावर कितनी है, तो बेटा टोटल पावर इन दोनों का सम होगा। तो पी टोटल कैसे निकालेंगे हम, पी टोटल पूछा नहीं गया लेकिन मैं निकाल के दिखा रहा हूं। पी टोटल 4 वाट प्लस 6 वाट दैट विल बी इक्वल्स टू 10 वाट पावर। तो बेटा टोटल पावर आपकी आएगी 10 वाट। सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट सर इन दोनों फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखो इन दोनों फॉर्मूले से भी आप करके दिखा सकते हो। देखो आपको करना क्या है, आपके पास देखो 10 वाट है, आप ये तो समझ गए ना कि 1 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है। मुझे बताओ यहां कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहां कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। सर वोल्टेज ड्रॉप का तो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। देखो मैं इसको फ्रेश करके दिखाता हूँ, मैं इसको फ्रेश करके दिखाता हूँ, यहां करके दिखाता हूँ। देखो आपके पास सेकेंड वे कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत तरीके से कर सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपके पास ये क्वेश्चन था 4 ओम 6 ओम और यहां पर आपके 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ये 4 ओम 6 ओम। बेटा इतना तो आप देखते के साथ ही समझ गए हो कि इसमें जब आपने आर इक्विवेलेंट निकाला तो आर इक्विवेलेंट आपके पास 10 ओम आया, जिसपे आपने जब ओम्स लॉ लगाया तो V इक्वल्स टू आई आर जब लगाया तो I आपके पास 1 एम्पियर निकल के आया। ये आपने यहां देख लिया था, यानी यहां पे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब मुझे बताओ यहां 4 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, आओ निकालते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप इन 4 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, सर V इक्वल्स टू आई आर से निकाल लेते हैं। V हमें पता लगाना है, I कितना जा रहा है 1 एम्पियर, सर R कितना है 4, तो 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा यहां। सिमिलरली यहां कितना ड्रॉप हो रहा होगा, तो आप यहां भी निकाल सकते हो सेम तरीके से, आप सेम तरीके से यहां भी निकाल सकते हो। अरे क्या हो गया, आप यहां भी निकाल सकते हो। वोल्टेज इन 6 ओम, वोल्टेज इन 6 ओम, सेम ये तरीका लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर लगाओ और आप इसको 1 इंटू 6 कर सकते हो तो 6 वोल्ट आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ गया, कितना बेटा यहाँ पर आया 4 वोल्ट और यहाँ पे आया 6 वोल्ट, 6 और 4 10, टोटल आपके पास 10 ही था तो सही निकाला है। अब आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई V स्क्वायर बटे R विच इज इक्वल्स टू पावर। आओ करते हैं, पावर इज V स्क्वायर, यहाँ कितना वोल्टेज 4, तो 4 इंटू 4 और रेजिस्टेंस कितना है 4, बेटा 4 से 4 चला जाएगा, आपके पास बचेगा 4 वाट। सिंपलली V स्क्वायर आर फिर से लगाओ तो ये लग जाएगा 6 इंटू 6 बाय 6, 6 से 6 जाएगा, आंसर आएगा 6 वाट। तो पावर इन 4 ओम एंड पावर इन 6 ओम आया 4 वाट एंड 6 वाट। यही तो हमने पीछे निकाल के दिखाया था, इससे हमने क्या करा, ओम्स लॉ से करंट निकाल लिया और आई स्क्वायर आर लगा दिया। यहां पर हमने क्या करा, ओम्स लॉ से, सीरीज वाला सर्किट था, मैंने सीरीज में ये इससे करके दिखाया कैसे। ओम्स लॉ से पहले हमने निकाला करंट निकालने के बाद फिर हमने निकाला वोल्टेज, तो 2 स्टेप बढ़ गया ना काम। यही मैंने आपको बताया था कि इसको आप, इस फॉर्मूले को आप पैरेलल में मत लगाओ, काम बढ़ेगा ही। ठीक, अब अगर जिनका खून ज्यादा गर्म है वो चाहते हैं कि सर हमको तो तीसरा तरीका V इंटू आई से बताओ, तो तीसरे तरीके से भी सुन लो, थर्ड वे, वो क्या है कि आप V इंटू आई से कैसे कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल है, ये सर्किट है, आपको पता चल गया कि वोल्टेज ड्रॉप इन 4 ओम ये है बेटा 4 वोल्ट, एंड सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप इन 6 ओम ये है बेटा 6 वोल्ट। और यहां पर करंट कितना आ रहा है, करंट है सर 1 एम्पियर का, और इसमें भी सर करंट कितना है 1 एम्पियर का। बेटा अप्लाई कर दो
पावर इज V इंटू आई। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा मेथड हो जाएगा। तो पावर इन 4 ओम कितना आया, वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, और करंट कितना था 1 एम्पेयर, आंसर आया 4 वाट। पावर इन 6 ओम कितना आया 6 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, आंसर आया 6 वाट। तो बेटा ऐसे आप तीनों फॉर्मूलों से मैंने आपको सवाल करके दिखाया है। मेरे हिसाब से क्या बेस्ट तरीका जो है वो यही है, और सीरीज में तो आप इजीली ऐसे कर सकते हो। सर व्हाट अबाउट पैरेलल? अगर ये पैरेलल सर्किट होता जैसे हमें दे भी रखा है, तो आओ पैरेलल का भी देखते हैं। पैरेलल सर्किट में ये सर्किट कुछ कैसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता। देखो 4 वाट और 6 वाट, 4 ओम और 6 ओम। क्या हो गया सर आपको? मैं यार सुबह ना लेट सोया था 4 बजे, और अभी कुछ 11 साढ़े 11 बजे के आसपास खाना खा के आ भी गया, तो इसलिए थोड़ा सा नींद आ रही है। चलो एंड में आ जाओ। ये कितना हो गया 10 वोल्ट। अब आपको कह रहा है कि इसमें इंडिविजुअल ड्रॉप निकालो, तो ये पैरेलल में है। पैरेलल का तरीका क्या बताया था मैंने? पैरेलल का 3 फॉर्मूले हैं, पावर इज V इंटू आई, पावर इज I स्क्वायर आर, और पावर इज V स्क्वायर बाय आर। मेरे ख्याल से पावर का ये फॉर्मूला यहाँ इजीली अप्लाई होगा, क्योंकि वो पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होती है। इसका मतलब ये है कि सर इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है। सर डायरेक्टली हो जाएगा, देखो कैसे पावर इन 4 ओम, ये कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर लगाओ। बेटा V स्क्वायर है 10 का स्क्वायर इज 100, और आर कितना है 4। 100 के 4 टुकड़े कर दो तो कितने के होंगे 25 के होंगे, तो 25 वाट आंसर है। पावर इन 6 ओम, बेटा ये भी V स्क्वायर बाय आर, यानी कि 100/6 कर लो। ये कितना जाएगा? ये जाएगा 6 कम 6 10 40 16.66 आएगा, 16.66 वाट आएगा। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, 16.66 आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो 4 ओम पे 25 और 6 ओम पे 16। अगर आपसे टोटल पावर पूछे, P टोटल पूछे बेटा, P टोटल पूछे, तो आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर लो। 25 वाट प्लस 16.66 वाट, इसको सॉल्व करना तो कितना आ जाएगा 5 10 11 2 3 4 41.66 वाट। इतना ही आ रहा है ना, 25 और 15 5 5 10 2 3 4 41 ही आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये आपके पास बेटा टोटल P टोटल आया है। P टोटल सर सेम वोल्टेज सेम रेजिस्टेंस, लेकिन जब इनको सीरीज में था तो हमारे पास टोटल आया था 10 वाट, और पैरेलल में अब हमारे पास आया है 41.66 वाट। इसका मतलब सर ये बात बिल्कुल सही है कि एट द सेम वोल्टेज द पावर डिसिपेटेड इन पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर इज मोर देन दैट ऑफ सीरीज कनेक्टेड। क्या ये बात समझ आई? तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से समझाए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने तीनों तरीके से करके दिखाया है, इसको मैंने उसी तरीके से करके दिखाया जिस तरीके से इसे करना चाहिए। आप लोगों का खून ज़्यादा गर्म है तो भैया यहाँ से इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के आप करंट निकालो, और करंट यहाँ इधर इधर इंडिविजुअल करंट दौड़ा के I स्क्वायर आर से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। समझ लो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ट्राई करो और बताना किस किस का आंसर ये आया। आंसर चेक कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं गोबर कर दिया है। तो आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइटनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सीबीएसई आपसे ये पूछता है कि आप बाजार से बल्ब लेके आए, जैसे तुम एक लेके आए एक 100 वाट का और एक 20 वाट का बल्ब, तुमने दोनों को लगा दिया घर में। सीबीएसई पूछता है बताओ कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा, मतलब तेज ब्राइट कौन सा ज़्यादा होगा। तो हेंस दी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। अब सर जाहिर सी बात है कि 100 वाट वाला ज़्यादा रोशनी देता है, अगर नहीं पता तो भाई करके देख लेना। 100 वाट वाला बल्ब तेज चमकेगा, लेकिन ये हर केस में नहीं होगा। हमारे घर में बेटा जितने भी उपकरण है ना, जैसे तुम अभी जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उस कमरे में लगा पंखा, उस कमरे में लगी ट्यूबलाइट, उस कमरे में रखा टीवी, उस कमरे में चार्ज होता फोन, जितनी भी सारे सर्किट्स हैं बेटा, ये सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। याद रखना पैरेलल में, सीरीज में नहीं होते।
ठीक है। पैरेलल में क्यों होते हैं? क्योंकि वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम रहती है और हम पैरेलल कनेक्ट करके सेम वोल्टेज हर सॉकेट में दे सकते हैं। प्लस इसके और भी फायदे होते हैं। जब हम मैग्नेटिज्म करेंगे तो डोमेस्टिक सर्किट एक उसमें टॉपिक आता है, उसमें इसमें डिटेल में बताऊंगा ये किसमें क्या है, बस तुम अभी याद रखो पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब सीबीएसई इसलिए तुम्हें कभी ऐसा सवाल नहीं देगा कि बल्ब दे दिया और बोलेगा कि पैरेलल में जोड़ो और बताओ कौन कौन सा बल्ब ज्यादा तेज रोशनी दे रहा है। पैरेलल में सबको पता होता है कि भैया जिसकी वाटेज ज्यादा है ना, जो ज्यादा वाट का है वो ही ज्यादा तेज रोशनी देगा। सीबीएसई कहता है कि मैं इसको सीरीज में जोड़ूंगा, अब बताओ कौन ज्यादा रोशनी देगा। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए इसके लिए ट्रिक भी है। इसको लिटरली 1 मिनट के अंदर मैं खत्म भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसके कॉन्सेप्ट में जाना चाह रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आओ देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि बल्ब की ब्राइटनेस को निर्धारित कौन करता है। अब ध्यान से देखो बेटा, एक बल्ब है, एक बल्ब है जो एक कोई मैन्युफैक्चरर बना रहा है। अब मैन्युफैक्चरर जब इस बल्ब को बनाता है ना, तो वो इस बल्ब की रेटिंग बनाता है, रेटिंग छापता है। रेटिंग क्या है? अब मैन्युफैक्चरर को नहीं पता ना कि तुम इस बल्ब को कहाँ लगाने वाले हो। सर हम तो लाइट में लगाते हैं। अरे तुम लगाते हो, लेकिन कुछ खुराफाती लोग हैं ना, उनका नहीं पता है कहाँ लगाएंगे बल्ब को, तो उनको पता नहीं कहाँ लगा दे। तो अब मैन्युफैक्चरर अपने बल्ब की क्वालिटी को कैसे बताए? तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो अपने बल्ब की एक रेटिंग देता है। रेटिंग मतलब मैन्युफैक्चरर ये बताता है, कभी भी तुम डब्बे पे देखना उसमें लिखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट। अब मैं इंडिया के हिसाब से ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि भारत में 220 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि ये बल्ब 100 वाट जितनी रोशनी दे सकता है, पावर दे सकता है, अगर तुम उसको 220 वोल्ट दे दो तो। अबे दो गया नहीं, ये गारंटी नहीं है ना, दो गया नहीं। तो अगर 220 वोल्ट इसको मिला तो ये 100 वाट जितना चमकेगा। लेकिन अगर 220 इसको नहीं दिया तो ये 100 वाट जितना नहीं चमक पाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्या देता है आपको? मैन्युफैक्चरर ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे रेटिंग देता है 100 वाट 220 वोल्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ये चीज समझ आई? ग्रेट। अब आगे सुनो। सर ये तो मैन्युफैक्चरर की बात है, आप ये सब क्या करवाने लग गए? आप तो ब्राइटनेस बताओ। देखो ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग पावर ऑफ द बल्ब। इसका मतलब क्या है बेटा? ये तो है रेटिंग ऑफ बल्ब, मतलब मैन्युफैक्चरर लेवल पे जो बनी है। लेकिन जब इस बल्ब को एक सर्किट में अपन लगाएंगे और जो वोल्टेज उस टाइम पे जाएगी, उस वोल्टेज के हिसाब से निर्धारित होगा बल्ब की ऑपरेटिंग पावर। जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग पावर होगी उतना बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। यही है इसका कॉन्सेप्ट। सर इसमें क्या दिक्कत है? जितनी रेटिंग है बल्ब की वही तो ऑपरेटिंग पावर होगी। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। 100 वाट का बल्ब है, अगर तुमने पैरेलल में लगा दिया तो फिर तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा, फिर तो ये बढ़िया से काम करेगा। लेकिन अगर सीरीज में लगा दिया, सीरीज में सेम वोल्टेज नहीं जाती। अरे तुमने 220 वोल्ट है यार, ये 220 वोल्ट है, तुमने ये ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 बल्ब लगा दिए भाई, तो क्या इन पांचों को 220 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, ये तो कम मिलेगा पांचों को। सेम वैल्यू के हैं तो 220 बटे 5, 5 चौका 20, 22 5 चौका 4, 44 वोल्ट मिलेगा भाई इनको, हैं? इतना बल्ब, इतना इनको मिलेगा वोल्टेज। तो तुमने ये वोल्टेज तो दी नहीं, तो ये बल्ब भले ही 100 वाट के थे लेकिन 100 वाट पे थोड़ी जल पाएंगे, इनकी ऑपरेटिंग पावर तो कम होगी, तो ये तो डिम जलेंगे। क्या ये बात समझ गए? यही बात यहां लिखी है। अब इसी के आधार पर आइए देखते हैं कि कौन सा बल्ब ज्यादा तेज जलेगा। कॉन्सेप्ट क्या? कॉन्सेप्ट ये चीज समझ गए? ग्रेट। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब का कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट समझो। यहां देखो, फर्स्ट करो, तुम्हारे पास 3 गुब्बारे हैं, एक बहुत बड़ा, एक थोड़ा सा मीडियम और एक बहुत छोटू सा गुब्बारा। तुम एक सेम पंप से इन 3 गुब्बारों को बेटा भर रहे हो, सेम पंप है। अब होता क्या है, अगर सेम पंप है, तो सेम पंप से जब तुम इनको भरोगे तो सोचो इसका जो प्रेशर है 3 जगह बढ़ जाएगा। अब ये तो भैया बहुत हल्के से भरेगा, ये तो भैया समय लेगा, इसका साइज बहुत बड़ा है। ये थोड़ा इससे मीडियम है तो ये थोड़ा सा ठीक बढ़ जाएगा, और ये तो भैया बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, क्योंकि जो हवा इसके लिए कुछ भी नहीं और इसके लिए ठीक ठाक, इसके लिए बहुत है, ये तो भाई फुक्का बन के ये तो
निकल जाएगा, है ना बेटे। यही होता है जब आप 3 बल्ब को सीरीज में लगाते हो। मान लो एक 200 वाट का बल्ब है और मैं मान के चल रहा हूं इनकी वोल्टेज रेटिंग सेम है। ये 200 वाट का बल्ब है जिसकी वोल्टेज रेटिंग V है, ये 100 वाट का बल्ब है जिसकी रेटिंग V है, और ये मान लो 20 वाट का बल्ब है जिसकी रेटिंग V है। तो होगा क्या, जैसे तुम बैटरी लगाओगे तो यहां कुछ वोल्टेज, यहां कुछ, यहां कुछ, सेम वोल्टेज लेवल पे भी होगा क्या, जो छोटू के लिए तो ये जो हल्की फुल्की भी यहां से निकल रही है एनर्जी, वो इसके लिए अभी पूरी नहीं पड़ रही, इसके लिए ठीक ठीक है, इसके लिए तो बहुत होगी, बहुत होगी। तो ये सबसे ज्यादा चमकेगा। इनफैक्ट कभी कभार तो ये इतना तेजी से एकदम से चमकता है छोटे वैल्यू का बल्ब कि ये फट जाता है। जी हाँ, फट जाता है। तुमने रखा, लॉक करते के साथ ही फट जाएगा बल्ब। तो ये दिक्कत भी होती है। तो यानी अब तुम्हें, अभी मैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस दूंगा, मतलब तुम्हें ये पता चल गया कि जब भी ब्राइटनेस वाला क्वेश्चन आए तो इन सीरीज, क्या बोल सकते हो तुम, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन the bulb having low wattage will be brightest। ठीक है, इसका ब्राइटेस्ट का मतलब क्या है, इसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। तो पावर ऑफ, तुम बोल सकते हो 20 वाट विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ 100 वाट, दैट विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ 200 वाट। कब? ये होगा सिर्फ सीरीज कनेक्शन के लिए। अगर पैरेलल में जोड़ दें तो बेटा यही लगेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ये किसके लिए है? स्पेसिफिकली फॉर सीरीज कनेक्शन। ठीक है सर, हमको अब बल्ब का ये कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर हो गया कि रेटिंग ऑफ बल्ब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है, और ब्राइटनेस किस पे निर्धारित करती है, ऑपरेटिंग पावर पे। और सर हमको ये भी समझ आ गया कि सीरीज में जो सबसे कम वाट का है वही सबसे ब्राइट चलेगा। लेकिन सर दिक्कत क्या है, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स तो प्रूफ मांगता है, फिजिक्स तो प्रूफ मांगता है। तो सर हमको जरा एक मैथमेटिकल एनालिसिस दो। तो देखो, मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए आपके सामने ये सवाल है। मैथमेटिकल एनालिसिस देखो क्या है, आपके पास 2 बल्ब हैं, एक की पावर P1 दूसरे की P2, दोनों की वोल्टेज V है। अब समझना बेटा, ये जो होती है ना, ये क्या थी, ये मैन्युफैक्चरर की रेटिंग थी। हर मैन्युफैक्चरर देश में जो वोल्टेज मिल रही होती है AC जो सॉकेट में आती है, उसी के हिसाब से इसको डिसाइड करता है। तो जब भी आपके पास सवाल आए तो जो वोल्टेज इसकी होती है, हम उसी वोल्टेज को यहां पे लेके चलते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, कोई टीचर चाहे तो बेटा इसको अलग कर सकता है। मान लो इसको रख दे 100 वोल्ट और इसको 220 बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो आइए मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1 देखो हम चाहेंगे कि सबसे पहले मैं इसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डायग्राम बना लूं। मतलब मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसा बना लूं, ऐसा बना लूं। मैं इसको कुछ ऐसा बना लूं, या आ जाए R1 या आ जाए R2। मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहां पावर है, वोल्टेज है, पावर है, वोल्टेज है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है पावर का जिसमें सिर्फ पावर और वोल्टेज हो और मैं उससे रेजिस्टेंस निकाल लूं? कितने फॉर्मूले थे? 3 फॉर्मूले थे। एक था V × I, यहां तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। एक था I²R, लेकिन यहां करंट चाहिए तब रेजिस्टेंस, यहां करंट है नहीं। और तीसरा था पावर इज V²/R। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? अप्लाई पावर इज V²/R एंड फाइंड respective रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बेटा बहुत आराम से करवा रहा हूं मैं ये, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आप ये करवा लो। तो जब मैं इसको लगाऊंगा तो मेरे पास बेटा ये फॉर्मूले आ जाएंगे। R1 आ जाएगा, R1 किसके बराबर होगा? देखो R को यहाँ भेजो, P को यहाँ भेजो, तो ये हो जाएगा V²/P। और R2 भी आ जाएगा V²/P2। ये P1 ये P2। अच्छा, हमारे पास इसके हिसाब से जो कंडीशन दे रखी है वो साइज के हिसाब से देखो, हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन
P2 है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर P1 P2 से बड़ा है और ये V सेम ही है तो जाहिर सी बात है बेटा ये बड़ी चीज है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बेटा ये पूरा कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में R2 विल बी ग्रेटर देन R1। क्या ये समझ आया? अबे ये बड़ा है ना और ये तो सेम ही है, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये कम हो जाएगा। ये P2 P1 के कंपेरेटिवली छोटा है, तो इसका ये डिनोमिनेटर छोटा है तो जब डिवाइड करोगे तो थोड़ा बड़ा आएगा। तो R2 इज ग्रेटर देन R1, ये मुझे यहां से देख के मिल गया, ठीक है ना। अब सुनो, पहला स्टेप हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे वोल्टेज गिवन होगी, R1 R2 तो दे ही रखे हैं। अब मैं इसमें ओम्स लॉ लगा के करंट निकालूंगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2, फाइंड करंट यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो बेटा V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I आ जाएगा V बटे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट, सर R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये कैसे आया? इसका सम कर दिया, इसका सम कर दिया, तो मैं यहां से I निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं सर, I भी निकल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास I आ गया, यानी मेरे पास ये करंट आ गया जो इसमें घूम रहा है I, ठीक। अब मुझे करंट भी पता है और मुझे रजिस्टर भी पता है। अब मैं इसकी एक्चुअल ऑपरेटिंग पावर निकालूंगा। तो लास्ट स्टेप है बेटा स्टेप 3। स्टेप 3, फाइंड ऑपरेटिंग पावर यूजिंग पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। सीरीज सर्किट है ना, तो आई स्क्वायर आर निकाल लो। तो यहां पर आप अब ऑपरेटिंग पावर निकालेंगे, तो P ऑपरेटिंग जो है 1 जो होगा वो होगा आई स्क्वायर टाइम्स R1, और P ऑपरेटिंग जो सेकंड बल्ब की होगी वो होगी आई स्क्वायर टाइम्स R2। करंट तो सेम ही जा रहा है, क्या बात समझे? जिसकी ऑपरेटिंग पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो अब ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी? तो स्टेप 4 में सिर्फ लिखना है। स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4, ब्राइटनेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग पावर। बस ये लिख देना है। अब सर किसकी ऑपरेटिंग पावर ज्यादा होगी? तो ध्यान से देखो ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस है। मैंने यहां लिख रखा है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी ये R2 इस R1 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है करंट तो सेम ही है, इसका मतलब P ऑपरेटिंग 2 इज ग्रेटर देन P ऑपरेटिंग 1, है ना। मैं बोल सकता हूं ना ये फाइनली कि P ऑपरेटिंग 2 पावर ऑफ ऑपरेटिंग सेकेंड बल्ब इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ऑपरेटिंग फर्स्ट बल्ब, यानी जो सेकेंड बल्ब है उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी, सेकेंड बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। यही तो जुगाड़ तुम्हें यहां पर समझाया है कि जो बल्ब छोटा होगा उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। तो ये रहा इसका पूरा मैथमेटिकल अप्रोच, बकायदा स्पून फीड करवाया है एक एक स्टेप से कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू डू दिस। टेक द स्क्रीनशॉट एंड विल मूव फॉरवर्ड। ले लो, हम इतने थोड़ा जलपान करें भाई। आते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कह रहा आउट ऑफ 2 बल्ब्स। देखो बिना पेन चलाए कैसे हम इनको कर सकते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। देखो आउट ऑफ 2 बल्ब्स 50 watt and 100 watt, which one will glow brighter if connected in series? बेटा एक सीरीज में हमने डाल रखा है और दूसरा हमने पैरेलल में डाल रखा है, तो बताओ कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा। हमको याद हो गया कि जिस बल्ब की पावर कम है वो सीरीज में ज्यादा ब्राइट करेगा, ठीक है, और पैरेलल में तो जिसकी ज्यादा है वही ज्यादा ब्राइट करेगा। तो सीरीज में 50 वाट वाला और पैरेलल में 100 वाट वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 1। 50 वाट वाला सीरीज में ज्यादा ग्लो करेगा और 100 वाट वाला हमने ऐसे ही कर दिया, देखते के साथ कर दिया, कॉन्सेप्ट से कर दिया। अब ये देखो, ये कह रहा है एक डोमेस्टिक सर्किट है, देखो उसमें 5 बल्ब है, एक ये और ये 4 ये, इनकी रेटिंग दे रखी है 22 वाट 220 वोल्ट, ये 11 वाट के हैं सारे और 55 वोल्ट के हैं, और ऐसे कुछ कनेक्शन बना रखा है। ये की है K1 K2। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की
की K1 इज क्लोज्ड एंड की K2 इज क्लोज्ड। क्या होगा अगर K1 को क्लोज कर दें? K1 को क्लोज का मतलब समझो, देखो ये रही बैटरी, ठीक है। अब बैटरी से यहां जाओ, अब यहां से दो लाइनें जा रही हैं, एक ये, और ये रही बैटरी की दूसरी तार। बेटा K1 क्लोज करने का मतलब है आपने इसको जोड़ दिया। अब सुनो, जब इसको जोड़ दोगे, अब देखो इस सवाल में मैं कितनी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। सप्लाई यहां से, देखो यहां से करंट ऐसा निकला, आया 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 आया, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, और दोबारा इसमें चला गया। यानी ये पूरी की पूरी ब्रांच होके भी नहीं है, ये पूरी की पूरी ब्रांच होके भी नहीं है। अब बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर करंट यहां से हल्का सा इधर तक, यहां तक आएगा और फिर यहां पे देख के कि ये तो खुला है वापस चला जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं, करंट बेटा एंटर ही नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि ये क्लोज नहीं है। तो क्या होगा जब K1 क्लोज हो गई तो बेटा ये 22 वाट वाला बल्ब जलेगा। तो आप बोल सकते हो कि when K1 is closed bulb A will glow, बल्ब A ग्लो करेगा। सर व्हाट इफ K2 क्लोज कर दो? तो बेटा इसको यहां से मिटाओ, इसको यहां से मिटाओ और K2 को क्लोज करके देखो। अब देखो सर्किट कैसा बन गया, करंट आया 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 आया, यहां तो जा नहीं सकता, तो इधर से आया और इधर, अब इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये खुला है। तो इसका मतलब कि अब ये चारों ग्लो करेंगे। तो आप बोल सकते हो कि when K2 is closed, आप बोल सकते हो when K2 is closed bulb B, C, D and E will glow। B, C, D, E ग्लो करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब देख के लग रहा पता नहीं क्या आ गया। सेकंड देखो, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब B when it glows। ये B वाला कितना करंट ड्रॉ करेगा ये बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो B वाले का आपको क्या क्या पता है। सेकंड पार्ट, आपके पास गिवन क्या है, आपको पावर पता है बल्ब B की कितनी है, 11 वाट। आपको वोल्टेज पता है बल्ब B की कितनी है, 55 वोल्ट। तो बेटा पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई लगा दो। पावर है 11, वोल्टेज है 55, आई पता नहीं, इसको काटो, जो कट रहा है उसे काट दो। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, आई आ गया बेटा 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे 0.2 एम्पियर का करंट जाएगा, खत्म। तीसरा देखो क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी, और फिर कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 बल्ब बी सी डी ई। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस निकालो और टोटल निकालो। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ। आपके पास 11 वाट 55 वोल्ट। अब देखो इसको निकालने के कितने सारे तरीके हैं। अब आपको तो करंट भी पता है, आप चाहो तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दो, उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर लगा के देखो। थर्ड, पावर इज V इंटू में क्या कर रहा हूँ मैं, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ वोल्ट कितना है सर 55, I कितना आया 0.2, तो R कितना होगा सर 0.2 का मतलब क्या था 1/5। तो ये बेसिकली क्या है 1/5 इंटू में R को यहाँ भेजो तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26 27, 275 ओम। तो इसका आंसर है 275 ओम। अब वो कह रहे हैं चारों का बताओ, ये चारों सीरीज में है, तो R सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ B प्लस रेजिस्टेंस ऑफ C प्लस रेजिस्टेंस ऑफ D प्लस रेजिस्टेंस ऑफ E। बेटा अगर ये 275 का तो ये सारे 275 के हो जाएंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ 275 करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ 275। इसको जोड़ देना और बता देना, 5 चौक 20, 4 7 चौक 28, 30, 4 2 8 9 10 11, इतना ओम आ रहा है, इतना आ रहा है, चेक कर लेना, इतना ओम आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ द बल्ब इफ द सर्किट K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर K1 और K2 दोनों को क्लोज कर लें एंड द बल्ब C सडनली गेट फ्यूज्ड, और ये बल्ब C खराब हो जाए तो क्या होगा। गिव अ रीजन टू जस्टिफाई द आंसर। देखो बहुत आसान है, देखो इस सीरीज में है ना बेटा, अगर ये खराब हो गया तो आप इसको ऐसे मानो कि बल्ब यहां से हट गया, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, मतलब ये बल्ब मान लो यहां है ही नहीं, ये ऐसा हो गया। अब अगर ये बल्ब यहां है ही नहीं, मतलब ये तो ब्रेक हो गया यहां से सर्किट, भले यहां से जुड़ा है लेकिन यहां से टूट गया।
अब इसके टूटने की वजह से क्या हुआ, कोई भी करंट यहां नहीं जाएगा, तो कोई भी करंट अगर इधर नहीं जाएगा तो होगा क्या बेटा, ये सारे बल्ब बी डी ई सारे बुझ जाएंगे। क्यों सर, ये तो यहां से टूटा है तो ये बी तो ग्लो करना चाहिए ना बेटा, अगर ये लाइन में कहीं एक ब्रेकेज भी आ गया ना तो ये सारे बुझ जाएंगे। यही नुकसान है सीरीज कनेक्शन में, इसलिए आपके घर के जितने भी पंखे लाइट एसी ये सब हैं कभी सीरीज में कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि अगर एक खराब हो गया तो वो पूरी लाइन को ऑफ कर देगा। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि क्या होगा, तो होगा क्या, बल्ब बी सी डी ई ये सारा का सारा एक तरीके से बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि दोनों के बस यही इसका आंसर है, सी गेट्स डिफ्यूज। तो आप बोल सकते हो बल्ब, यहां लिख देता हूं आंसर, यहां लिख देता हूं बल्ब बी सी डी एंड ई विल स्टॉप ग्लोइंग, ये ग्लो करना बेटा बंद कर जाएंगे और ये ग्लो होता रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास आया। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि ए बी दो लैंप है बेटा, ये दो लैंप है, लैंप ए इज रेटेड एट 12 वोल्ट। मैं इनकी वैल्यूज लिखता रहता हूँ, ये क्या दे रहा है, ये लैंप ए जो है बेटा ये 12 वोल्ट का है और आपको कह रहा है 12 वोल्ट और 24 वाट, 24 वाट, तो बल्ब की रेटिंग दे दी आपको। फिर लैंप बी इज रेटेड एट 6 वोल्ट, तो ये जो है बेटा 6 वोल्ट का है, इसकी वोल्टेज नहीं गिवन। कह रहा है व्हेन लैंप बी ऑपरेट्स इट्स रेटेड एट रेटेड वोल्टेज, बेटा रेटेड वोल्टेज मतलब अपनी फुल वोल्टेज पे, मतलब इसको 6 वोल्ट ही मिले, द करंट इन इट इज 3 एम्पियर। अच्छा, मतलब यहां करंट कितना आ रहा है, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये भी हमें पता चल गया। और क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आर चूजन सो दैट बोथ लैम्प्स ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज। ये कह रहा है R1 R2 की वो वैल्यू है कि ये दोनों अपने रेटेड वोल्टेज पे काम करें। रेटेड वोल्टेज का मतलब समझते हो, 15 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और ये इसको चाहिए 12 वोल्ट और इसको चाहिए 6 वोल्ट, तो R2 और R1 की वैल्यू ऐसे निर्धारित कर रखी है कि 12 वोल्ट मतलब यहां 12 वोल्ट है तो यहां भी 12 वोल्ट होगा, 12 में से 6 इसको चाहिए तो 6 बेटा यहां गिरेगा, मतलब यहां 6 वोल्ट गिरने वाला है, हमें पता है। 12 वोल्ट यहाँ 15 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट इस बल्ब को चाहिए तो 15 में से 12 गया 13 14 15 3 वोल्ट, मतलब ये 3 वोल्ट खा जाने वाला है, ये भी हमको इससे पता चल गया है, ठीक है ना। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं, सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे। और क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। अब ये कह रहा है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कुछ चीजें बताओ। पहला, कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए, इस लैंप ए में कितना करंट जा रहा है ये बता दीजिए। कोई नहीं, देखो आपको पावर पता है, आपको वाटेज पता है और वोल्टेज पता है, तो करंट नहीं निकाल सकते, आओ निकालते हैं। तो पावर इज V इंटू में आई, पावर कितनी है 24 वाट, वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, तो करंट निकाल सकते हैं। I हो जाएगा 24/12 यानी कि 2 एम्पियर, यानी I कितना आया, I पूछा है, I करंट इन A इज 2 एम्प। तो जो जो हमारे पास आंसर आता जा रहा है उसको लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्प, ठीक है बेटा, 2 एम्प यहाँ जा रहा है, 3 एम्प यहाँ जा रहा है। इसका मतलब देखो इसके बेस पे हमने और क्या निर्धारित करा, ये 2 एम्प यहाँ आएगा और ये 3 एम्पियर का करंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और इस पॉइंट पे ये 3 और 2 मिलके यहाँ आ जाएगा 5 एम्पियर का करंट। तो क्या मैं R1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, R1 की वैल्यू, कोई क्वेश्चन दे रखा है R1 के लिए, ये दे रखा है आखिरी, चौथे को पहले कर लेते हैं, फोर्थ को हम पहले कर लेते हैं। V इक्वल्स टू IR लगा दो, V कितना है 3 वोल्ट, करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर, R की वैल्यू पूछिए तो बेटा R हो जाएगा 3/5 यानी कि 0.6 ओम। तो आपके पास R1 की वैल्यू आ गई 0.6 ओम, ठीक है ना। इससे ही हमने एनालिसिस करके कर दिया। तो हमारे पास ये हो गया 0.6 ओम और ये आ गया 2 एम्पियर। 2 क्वेश्चन तो हमारे यहीं डन हो गए। तीसरा क्या कह रहा है, स्टेट एंड गिव द रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। बेटा वोल्ट मीटर ये रहा आपका, ये क्या रीडिंग शो करेगा, ये जिसके अक्रॉस लगा है वो बताएगा। बेटा 6 वोल्ट यहाँ 6 वोल्ट यहाँ और ये इन दोनों के अक्रॉस लगा है तो ये 12 वोल्ट बताएगा। तो वोल्ट मीटर विल गिव द रीडिंग ऑफ 12 वोल्ट, है ना। और वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है ना, यहाँ 12 वोल्ट है तो बेटा इधर भी 12 वोल्ट होगी और ये 12 वोल्ट ही दिखाएगा आपको, तो ये इसने दिखा दी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर हो गया है, सेकंड भी हो गया,
फोर्थ भी हो गया, थर्ड अब हम करेंगे। कह रहे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 का रेजिस्टेंस बताना बेटा, V इक्वल्स टू IR, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। आओ इसको कर देते हैं, फर्स्ट थर्ड। तो बेटा V इक्वल्स टू IR लगाओ। V कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 6 वोल्ट, I पता नहीं, अच्छा I 3 एम्पियर है सॉरी, और R कितना है, R2 हमें निकालना है। तो बेटा R2 कितना आ जाएगा बेटा 2 ओम आ जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम, तो R2 विल बी 2 ओम। सो दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। ये यहां पर हो गया, बेसिक एनालिसिस करते चलो, सर्किट में कोई दम नहीं है। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट का क्या है, ध्यान से सुनो। अब हम पावर खत्म कर चुके हैं, पावर हमने सारा कर दिया, हीटिंग इफेक्ट में तो तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। देखो तुम्हारे घर में अगर तुम देखो कुछ ऐसे अप्लायंसेज हैं, जैसे तुम्हारे एक इलेक्ट्रिक केटल है, तुम जिनके घर में है, किन कुछ के घर में रूम हीटर होगा, या कुछ के घर में, वैसे तो ये बल्ब नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पुराने ज़माने में इनकैंडेसेंट बल्ब हुआ करते थे, पीले रंग की रोशनी देते थे। यहाँ पर बेटा देखा जाए तो ये सारी की सारी मशीनें करंट से हीट बनाने का काम करती है ना। दस द नेम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप तार लगाते हो और वो गर्म कर देती है, गर्मी से आप फिर उस गर्मी से आप चाय बना लो, उस गर्म पानी गर्म कर लो, उस गर्मी से आप हीटर गर्म कर लो, या आप रोशनी पैदा कर लो। तो ये तीनों ही काम क्या करते थे, करंट को हीट इफेक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते थे। तो ये कुछ अप्लायंसेस थे जो हीटिंग इफेक्ट को यूज करते थे। अब इसे हीटिंग इफेक्ट को यूज कैसे करा जाता है, या इसका डिटेल क्या है, तो अब ध्यान से देखो बेटा। हीट क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। और मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में ही, जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट, मतलब जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था वीडियो 1 में, मैंने आपको तभी बताया था कि हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं, हीटिंग इफेक्ट, इसके लिए ये सारा समझ रहा है। तो आ गया वही चीज हीटिंग इफेक्ट। तो क्या है ये, इन इलेक्ट्रिक जितना भी आप सर्किट में, जितना भी आप, जैसे आप यहाँ देखो, आप जितनी भी इनको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो ना, ये उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहा है हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। वही चीज यहां लिख रखी है कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द सोर्स कॉन्टिन्यूसली हैज टू प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी, सम ऑफ दिस एनर्जी, कुछ एनर्जी यूज हो जाती है कीप द करंट, मतलब करंट को जस्ट बनाने रखने में कुछ एनर्जी वहां यूज हो जाती है, और बाकी की एनर्जी डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हुई है, इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा। ठीक है, अब सर इसका कुछ फॉर्मूला, इसके लिए कुछ आप बता दो, अगर बता सकते हो तो आओ देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा हीट एनर्जी के लिए अगर देखा जाए तो हीट एनर्जी का हम कैपिटल H सिंबल रखा करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखो बेटा। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है। सर ये आपने कहां से निकाला, याद करो, मैंने आपको बताया था पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। बेटा यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में यूज हो रहा है, हेंस W को चेंज कर दिया H में, और ये बन गया हीट एनर्जी। ये बात क्या, ये बात आप समझ गए। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है, अभी मैं आपको और भी फॉर्मूले दूंगा। ठीक, सर इसकी यूनिट बता दो। तो सर इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ध्यान से देखो, हीट एनर्जी पावर और टाइम पे डिपेंड करती है। तो पावर की यूनिट होती है वाट, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो वाट सेकंड इसकी यूनिट है। सर हीट तो एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट तो जूल भी हुआ करती थी, हाँ होती थी, इसलिए इसकी दूसरी यूनिट आप सिंपल जूल भी यूज कर सकते हो। या तो जूल यूज करो या वाट सेकंड यूज करो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगी। सर इसके अलावा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है बेटा, ये जो जूल है ना, जब भी एनर्जी जूल में, हीट एनर्जी आप जूल में निकालते हो, तो जूल बराबर किसके है, वाट सेकंड के। याद रखो ये दोनों बराबर है। तो जूल बराबर है वाट सेकंड के, मतलब आप पर सेकंड आप एनर्जी निकाल रहे हो। अरे हमारे घर में बिल आ रहा है महीने भर का, पर सेकंड के हिसाब से कौन निकालेगा। तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, काम आसान कर देते हैं, घंटों के हिसाब से निकाल देते हैं, है ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जब आप घंटों के हिसाब से एनर्जी को निकालते हैं, तो उस एनर्जी को कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ये बन जाती है किलो वाट आवर। ये बराबर होती है बेटा 1 यूनिट के। आपके घर में बिल आता है ना, जिसमें लिखा होता है इतनी यूनिट खर्च हो गई आपकी, मम्मी चिल्लाती है कि किसने खर्च कर दी इतनी यूनिट, कौन बिल भरेगा।
तो बेटा 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के, ये आपको पता होना चाहिए। अब सर ये तो समझ गए, लेकिन 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या अंतर है, कब इनको लगाएं, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, यहां बताने से पहले, एक सेकेंड, नहीं हमारे पास नहीं है तो मैं यहीं बता देता हूं। उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। पहले तो मैं बता रहा हूं 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, तो ध्यान से देखो। 1 किलोवाट आवर का मतलब ये होता है, किलो का मतलब क्या है बेटा, किलो का मतलब, किलो तो सर एक नंबर है जिसका मतलब है 10 की पावर 3। वाट तो सर पावर की यूनिट है, वाट, और आवर का मतलब घंटा। बेटा अगर मेरे को इसको जूल में कन्वर्ट करना है, यानी जूल का मतलब वाट सेकंड में, तो मुझे घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो बेटा ये हो जाएगा 3600 सेकंड्स। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 36 इंटू 10⁻³ और 2 5 जूल, सिंपल 5 जूल। या आप इसको 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाट और ये सेकंड है। एनसीईआरटी इसको 5 ना लिख के इसको लिखता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड। बात तो एक ही है, एक डेसिमल लगा दिया और यहाँ एक 10 की पावर बढ़ा दी, तो बात एक ही है। तो ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब हमें पता चल गया एनर्जी के को हम किलोवाट आवर में भी बता सकते हैं और एनर्जी को हम वाट सेकंड में या जूल में भी बता सकते हैं। सर हम कब इसमें बताएं और कब इसमें बताएं, ये तो क्वेश्चन बनाने वाले पे है, वो आपको खुद बोलेगा कि भैया इसमें निकालो। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इन दोनों ही फॉर्मूलों में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो समय, अगर आपने समय कौन सा समय, जिसकी हालत खराब चल रही है, नहीं ये वाला समय, अगर आपने समय सेकंड्स में ले लिया तो आपका आंसर ईदर जूल या वाट सेकंड में आएगा। लेकिन अगर आपने समय को घंटे में ले लिया या उसने घंटे में ले रखा है तो आपका आंसर हमेशा किलोवाट आवर में ही आना चाहिए। सर किलोवाट आवर के लिए हमें क्या याद रखना है, हमेशा याद रखो जब भी तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर वाट आवर में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। किलोवाट आवर में करने के लिए तुम्हें 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 की पावर 3। ठीक है, अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, इसको मैं करके दिखाऊंगा। तो ये आपका पूरा हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब सर जो मीटर जूल को नाप ले या जो मीटर एनर्जी को नाप ले, एनर्जी तो है ये, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सर एनर्जी मीटर। ये सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो ये बन जाएगा बेटा एनर्जी मीटर। तो यहां आपका पूरा का पूरा हीटिंग इफेक्ट ये खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया जूल लॉ ऑफ हीटिंग। बेटा ये क्या होता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है, देखो कुछ भी नहीं है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें ये पता है ना, हीट किसके बराबर है, पावर इनटू टाइम। अब तुम पावर को क्या लिख सकते हो, पावर का क्या फॉर्मूला है, सर पावर का तो फॉर्मूला था वोल्टेज इनटू करंट, या पावर का फॉर्मूला था I² R, या पावर का फॉर्मूला था V²/R। बेटा तुम ये फॉर्मूला उठा लो, पावर इज I² R, और अगर मैं यहां पर इसको रख दूं तो मेरे पास बढ़िया से हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला आ जाएगा, पावर इज I² RT। देखो ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग यही कहता है, ये कहता है कि जो एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के, कितने समय तक ये चीज हो रही है। समय पे तो डिपेंड करता है ना। अब मैं तुम्हारे माथे पे ऐसे टंग कर दूं, तुम बोलोगे अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोचो ये टंग मैं 24 घंटे तक करता रहूं, टंग 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 टंग, भाई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। समय बढ़ गया तो एनर्जी भी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो इसको जूल लॉ कैसे बताते हैं। द लॉ एम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस in a resistor is directly proportional to the square of current given in resistance, देखो square of current, directly proportional to the resistance, देखो directly proportional to the resistance, directly proportional to the time for which current is flowing, देखो टाइम पे आ गया। बस जूल लॉ आया तो इसी फॉर्मूले को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है,
कहाँ कहाँ यूज होता है ये, तो बेटा मैंने आपको शुरुआत में 3 यंत्र दिखाए थे, वहाँ ये यूज होता है, लेकिन यहाँ पर लिख भी रखा है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई आपको क्या पूछता है, अब उसको ध्यान दो। कहाँ कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में, जैसे जो रूम हीटर होते हैं ना बेटा, रूम हीटर या गीजर, उसमें जो तार होती है उसके लिए एक अलॉय यूज करा जाता है जिसको बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम की तार यूज होती है, ठीक है। नाइक्रोम की तार क्यों यूज करी जाती है? अब इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो पिघल जाएगी खराब हो गया ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो याद रखो इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों हाई होते हैं बेटा, इसलिए इसको यूज करा जाता है। फिर तुम्हारे पास आ गया बल्ब। ये बल्ब कहीं यूज नहीं होता, इनकैंडेसेंट बल्ब यूज होता है। तो इसमें टंगस्टन की वायर होती है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। कभी कभार तुम देखो बल्ब जैसे फूटेगा ना तो ये टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये जल जाता है तभी। तो कहते हैं ना बल्ब खराब हो गया, फिलामेंट खराब हो गया, तो ये टंगस्टन का होता है। अब इसमें भी क्या होता है, इसका भी सेम रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होता है। फिर इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज का मतलब क्या है, अब तो तुम क्या देखोगे, तुम्हारे घर में ना एक डब्बा होगा, घर में डब्बा दीवार में जिसमें सारे कनेक्शन हो रखे होंगे, मेन डब्बा होता होगा, ठीक है। वो तुम्हारा मेन एक तरीके से तुम्हारा मेन इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस जो हैं वो वहीं लगे हुए होंगे। तो कुछ में तो ऐसे प्लग इन वाले होते हैं, कुछ में तुम्हारे एमसीबी होती है। कभी एक जमाने में इलेक्ट्रिकल फ्यूज करके एक चीज आती थी, मतलब एक पतली सी तार आती थी बेटा, अलॉय की बनाई जाती थी, उसको लगा देते थे। अब वो जो पतली सी तार होती थी ना, वो उसकी क्या स्पेशलिटी होती थी, वो क्या करती थी, वो अगर करंट उसमें से ज्यादा जाता था ना तो वो गर्म हो जाती थी और पिघल जाती थी। पिघलते के साथ ही क्या होता था, सर्किट ब्रेक हो जाता था और अंदर करंट जाना बंद हो जाता था, तो अंदर आग नहीं लगती थी। तो अब इसके लिए क्या क्वालिटी होती है किसी इलेक्ट्रिकल फ्यूज की, रेजिस्टिविटी हाई होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। बच्चा कह रहा था मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अबे तो वो पिघलेगा ही नहीं, पिघलेगा नहीं तो उसका होना ना होना बराबर है। तो याद रखो कि इसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। इसको तुम याद रखो, इसी के बेसिस पे सीबीएसई तुमसे ये सारे सवाल पूछता है। कहता है कि टंगस्टन को क्यों यूज करा जाता है फिलामेंट के लिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। देखो आंसर दे रखे हैं, द रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई, ठीक है ना। तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें यहाँ डाल दिए ताकि आप इसको एक बार पढ़ के रीड कर सको, यहीं से सवाल बार बार बन रहे हैं। व्हाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर, पता नहीं क्या लिखा, अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। अलॉय के क्यों बनाए जाते हैं, प्योर मेटल के क्यों नहीं? क्योंकि अलॉय के बनाने का फायदा ये होता है कि अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है। तो यही इसका रीजन है। देखो क्यों बनाए जाते हैं, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। और क्या दे रखा है, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। इसलिए नहीं यूज करा जाता क्योंकि अगर एक बल्ब भी खराब हो गया तो वो आगे के सारों को बंद कर देगा, पूरा का पूरा लाइन ही खराब हो जाएगी। इसलिए सीरीज कनेक्शन हम यूज नहीं करते। और सीरीज में क्या एक दिक्कत और होती है, सीरीज में वोल्टेज बराबर बराबर नहीं जाती, पैरेलल में वोल्टेज सेम जाती है। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन जिसकी वजह से करा जाता है। इसको पढ़ लेना। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, और ले लिया, और अब आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैसे वेरी करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जितनी मोटी तार उतना कम रेजिस्टेंस, खत्म। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। और क्या कह रहा है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। देखो कॉपर कह रहा है लेकिन ट्रांसमिशन में ना एल्यूमिनियम वायर ही चलती है। क्यों? क्योंकि जो तारें आ रही होती है ना इतनी दूर खेतों के ऊपर से, बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहां पर, तो एल्यूमिनियम की तार थोड़ी हल्की होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन में मोस्टली एल्यूमिनियम की तार होगी। कॉपर एल्यूमिनियम इसलिए कह रहा है क्योंकि इनकी एक तरीके से कंडक्टिविटी ऑप्टिमम होती है और खर्चीली नहीं होती ज्यादा, ठीक है ना। तो ये इसका एक रीजन है। गुड कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिविटी अच्छी है और बजट में आते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये खत्म होता है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, फटाफट इनको निपटाते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कूलर है 1500 वाट का, गिवन लिखते जाओ, गिवन लिखते जाओ। वाटेज ऑफ कूलर कितना, 1500 वाट।
और वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट। और एक पंखा है, वॉटेज ऑफ फैन कितनी 500 वाट, और वोल्टेज कितनी है वही 200 वोल्ट, ठीक है ना। आर टू बी यूज फ्रॉम अ सप्लाई, द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज। अच्छा ये दोनों अच्छा लगाए कैसे हैं ये, आर टू बी यूज इन सप्लाई, ये सब बताया नहीं है, कोई नहीं, उसने बोला है कि भैया इसको यूज करना है 1500 500 वाट के हैं। फ्यूज की रेटिंग क्या हो, कितने एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए, फ्यूज एम्पियर में ही होता है। तो यार टोटल वाटेज कितनी है 1500 और 500 कितना हो गया 2000 वाट। वाटेज का टोटल कितना हो गया 1500 वाट एंड 500 वाट, तो ये कितना हो गया 2000 वाट। वोल्टेज कितनी है बेटा 200 वोल्ट, जाहिर सी बात है दोनों की वोल्टेज सेम है ना, यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज पैरेलल में 200 वोल्ट मिलेगी। तो पावर है और वाट है, अब इनका करंट कितना इसमें से जाना चाहिए। तो इसमें वाट तुम्हें पता है पावर इज V इंटू आई होता है, तो पावर कितना है बेटा 2000, वोल्टेज है 200 और ये रहा आई। बेटा जो कट रहा है उसको आप काट दें, 20 से 20 गया, इससे ये गया, करंट आया 10 एम्पियर, मतलब 10 एम्पियर तक का तो फ्यूज होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, दिस इज द करेक्ट आंसर 4। क्यों सर 10 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा हो, देखो 10 से ज्यादा तो ऑप्शन में नहीं है, कम में क्या हो जाएगा सर 7.5 हुआ या 5 हुआ तो 2.5 हुआ तो क्या होगा। देखो ये सारे ये बता रहा है कि 10 एम्पियर का करंट तो इनकी डिमांड है, इतना तो इन्हें चाहिए। अब अगर आपने इससे कम एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो 7.5 से ऊपर जैसे करंट जाएगा ये फ्यूज पिघल जाएगा, तो ये हमारे बार बार सप्लाई कटती जाएगी, इनको कनेक्शन ही नहीं मिलेगा। अरे इनकी डिमांड मिनिमम 10 एम्पियर की है, इनको 10 तो चाहिए, तो आपको 10 एम्पियर तक का तो फ्यूज लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने 10 एम्पियर का लगाया। अगले में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यू आर गिवन ट्यूब फ्यूज वायर ए एंड बी विद करंट रेटिंग 2 और 5 एम्पियर, जस्टिफाई द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड इन इतने वाट 200 लगा लो। पावर इज V इंटू आई से कर दो, देखो पावर क्या होता है V इंटू आई होता है, पावर है 1000 और ये है 220 इंटू आई, तो करंट रेटिंग कितनी आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 220, यहाँ से ये कट भी गया तो 100/22 करना है। देखो सुनो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमसे कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मांग रहा। अगर ये नीचे 20 भी होता 20, अगर मैं इसको 100/20 मान लूं तो आंसर 5 आता 5, लेकिन ये 22 है तो आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो जो हमारा आंसर है ना वो थोड़ा सा कम आएगा 5 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो अगर ऐसा है क्योंकि ये ज्यादा है तो आंसर 5 से कम आएगा। तो हमारे पास कौन से फ्यूज है 2 एम्पियर और 5 एम्पियर, तो कौन सा फ्यूज आप लोगे, तो भैया 5 एम्पियर वाला फ्यूज लेंगे हम। क्यों, क्योंकि अगर 2 एम्पियर वाला ले लेते हैं तो आंसर 5 से कम है लेकिन 2 से तो ज्यादा ही है, तो ये तो पिघल जाएगा, ये तो पहले ही खराब हो जाएगा। 5 एम्पियर तक का फ्यूज लेने का फायदा ये है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा कनेक्शन है ये सेफ है, इतना तो डिमांड ही कर ही रहा है, आराम से इतना करंट तो इसमें जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए, तो इसलिए हम 5 एम्पियर का ही फ्यूज लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है 400 वाट का जो 8 घंटे डेली चलता है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ एनर्जी बता दो अगर इसको 30 दिन चलाया जाए इतने रेट पे 3 रुपए पर किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या, देखो बेटा 1 यूनिट बराबर होती है 1 किलोवाट आवर के, और 1 किलोवाट आवर का जो रेट है वो है ₹3, ठीक है ना। तो मैं टोटल किलोवाट आवर निकाल लूं और 3 से गुणा कर लूं तो आंसर आ जाएगा। और निकालते हैं, तो हमें और क्या क्या गिवन है, हमें और क्या क्या गिवन है, हमको पावर गिवन है 400 वाट, चलनी कितनी है 8 घंटे डेली, 8 घंटे डेली, मतलब अगर 1 घंटे में 400 है तो 8 घंटे में कितनी हो जाएगी बताओ पावर, टोटल पावर निकालते हैं। देखो टोटल पावर ये कितने देर चलना है 30 दिन चलना है डेली 8 घंटे, तो टोटल आवर कितने हो गए 30 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 8, ये तो हो गए टोटल आवर, ठीक। अब मुझे निकालनी है टोटल पावर, मैं क्या निकाल रहा हूँ टोटल पावर निकाल रहा हूँ, तो पावर एक की कितनी है 400, तो ये हो जाएगा 400 वाट। देखो ये पावर आ गई, ये टाइम आ गया, तो ये हो गया पी टोटल। बेटा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 8 3 24 और 24 चौक 4 चौक 16 4 96, तो हो जाएगा 961230 वाट आवर। देखो ये इतना आ गया। अब मैंने आपको बताया था ये आंसर वाट आवर में है, मुझे करना है किलो वाट आवर में, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा,
तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 96 किलोवाट आवर। देखो 1000 से इसको डिवाइड करो तो ये किलोवाट आवर में हो जाएगा। सर क्या पता हमने गलत कर दिया हो, तो बेटा किलो को खोल लो, किलो का मतलब 1000, इसमें से 1000 दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वापस यही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम डिवाइड करते हैं। तो हमको पता चल गया टोटल हमारे पास 96 किलोवाट आवर है। तो टोटल खर्चा कितना होगा, कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट आएगा 96 किलोवाट आवर इंटू 3 रुपए है, तो बेटा ₹3। इसको सॉल्व कर लो, 3 6 18, 3 9 27 28, 288 रुपीज का खर्चा आएगा, खर्चा आएगा 288 रुपीज। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कह रहा है इन हाउस होल्ड 5 फैंस ईच ऑफ 100 वाट, 5 पंखे हैं 100 वाट के और 4 घंटे चलाए जाते हैं। चलो इनको गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। पावर ऑफ फैन कितनी है, 100 वाट, और टाइम कितना है, 4 घंटे चलाया जाता है। फिर पावर ऑफ प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन, ये कितनी है, 500 वाट, 500 वाट, और चलाया कितना जाता है, टाइम कितना है, 2 घंटे, बेटा 2 घंटे चलाया जाता है डेली। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग फैन एंड इलेक्ट्रिक प्रेस फॉर 60 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, इसकी कॉस्ट कितनी है बेटा, 6.5 रुपये, 6.5 रुपीज। तो आओ इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका टोटल निकाल लो, फिर इसका टोटल निकाल लो। इसका टोटल बताओ कितना है, कितने वाट आवर आ रहा है, 4 इंटू 100, ये आ जाएगा 400 वाट आवर, और ये कितना आ रहा है, 5 इंटू 2 10, ये आ जाएगा 2020 और 5 दूनी 1000, ये आ रहा है 1000 वाट आवर, ये आ रहा है 1000 वाट आवर। अब एक चीज का ध्यान दो, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1000 प्लस 400, यानी ये आ जाएगा 1400 वाट आवर, ये पी टोटल हो गया। लेकिन ये कितने दिन का हुआ, ये 1 डे का हुआ। हमें कितने दिन का निकालना है, हमको निकालना है 60 डेज का, तो इसको 60 से गुना करो, तो पावर फॉर 60 डेज, ये तो सिर्फ कितने की थी, 1 डे की निकाली थी हमने, तो 60 डेज की कितनी हो जाएगी, तो 1400 वाट आवर इंटू 60 कर दो। तो इसको सॉल्व करना, कितना आ जाएगा, पी टोटल कितनी आ जाएगी बेटा, 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8, 841230 वाट आवर। देखो ये आ जाएगा। अब मुझे तो चाहिए किलो वाट आवर, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो पी टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 किलो वाट आवर। अब एक किलो वाट की कितनी है, 6.5, तो फाइनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 84 किलो वाट आवर इंटू 6.5 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या आ रहा है, 84 को 6.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने बच्चों का सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। देखिए नेक्स्ट एक और हमारे पास क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर के हैं। क्या कह रहा है, कह रहा था अबव सर्किट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड, क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2। देखो आपको सारी वैल्यू दे रखी है, ये 12 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है, 1.5, ये सारी वैल्यू दे रखी है। आपको कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बता दो R2 में, तो यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखो इसको ऐसे ही करो, ऐसे ही करो बिना किसी टेंशन के। R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, सर R2 तो इसके पैरेलल में है, तो जितना यहाँ ड्रॉप होगा उतना यहाँ ड्रॉप होगा। सर यहाँ कितना होगा, सर V इक्वल्स टू IR लगा के कर सकते हैं। देखो लगाओ, V इक्वल्स टू IR लगा लो। V कितना है यहाँ पर, V तो निकालना है, I कितना है 1.5, R कितना है 4। सोचो 15 को 4 बार करोगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी 6, ये आ जाएगा 6 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना हो गया 6 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2 की सर वैल्यू बतानी है। अब देखो R2 की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। सर ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, फिर ये करंट यहाँ आया होगा, फिर यहाँ, और ये देखो 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर में से 1.5 ऊपर चला गया, तो जाहिर सी बात है 0.5 एम्पियर नीचे आया होगा, तभी तो 1.5 और 0.5 मिलके 2 हो जाएगा। तो यहाँ 0.5 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, सर यहाँ पे 6 वोल्ट है। तो V इक्वल्स टू IR से क्या आप यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पता लगा सकते, लगाओ V इक्वल्स टू IR। V है 6, I कितना है 0.5 इंटू में R। 0.5 का मतलब आधा, आधे को यहाँ पे फेंको, 2 छिक्का 12, तो R आया 12 ओम, यानी इसका आंसर है 12 ओम। खत्म। तीसरा क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। सर R1 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ओके। तो ये है 12
और ये है 4। देखो इस पूरे सर्किट में करंट कितना है, 2 एम्पियर का। ये तो हम देख के बता रहे हैं ना, इस पूरे सर्किट में करंट कितना है, 2 एम्पियर का करंट घूम रहा है। और टोटल वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट है। इसका मतलब अगर मैं V इक्वल्स टू आई आर लगाऊं तो R इक्विवेलेंट टोटल सर्किट का होना चाहिए V बटे I। V कितना था, V है 12, I है 2, यानी कि 6 ओम आना चाहिए, 6 ओम। अब तुम यहां देखो, ये कितना है 4 और ये कितना है 12। 4 और 12 यहाँ है, 2 यहाँ है। 4 और 12 को बेटा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। तो सर R इक्विवेलेंट निकलता है 4 इंटू 12 प्लस 4 प्लस 12। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 16, 16 3 48, यानी R इक्विवेलेंट आया 3 ओम। तो सर ये हो गया 3 ओम, ये है 2 ओम। 3 और 2 कितना हो गया, 5 ओम। तो ये कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 6। R टोटल कितना होना चाहिए, 6 ओम। और मेरे पास अभी ये, इसको सॉल्व करा तो आंसर आया 3 ओम। इसको सॉल्व करा, ये तो पहले ही दे रखा है 2 ओम। तो बेटा इस R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बेटा सॉल्व कर लो। 6 ओम इक्वल्स टू 5 ओम प्लस R1, तो R1 कितना आया, माइनस कर लो, 6 ओम माइनस 5 ओम यानी 1 ओम। तो R1 की वैल्यू आई बेटा 1 ओम। सो दिस इज 1 ओम। तो इसका आंसर आया 1 ओम। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ खत्म। तो यहाँ पर ये होती है खत्म। इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखना कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ नहीं आई। आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होगा, लेकिन अगर होता भी है तो हमें ज़रूर बताना। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं, बाय बाय। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक टेंशन नहीं लेनी, ऐश करो, पढ़ाई करो। 10वीं में क्या टेंशन। बाय।